अच्छा बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। देखो बेटा, ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो टूटता है दो पायरोवेट के मॉलिक्यूल्स के अंदर। अब ये जो प्रोसेस होता है ये क्यों ज़रूरी है और एनर्जी भी बनती है, प्लस एनर्जी। देखो, प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। वो जो बनाते हैं ग्लूकोज होता है और वही ग्लूकोज वो इस्तेमाल करते हैं एनर्जी को बनाने के लिए। वो एनर्जी इस्तेमाल होती है बॉडी के अंदर। जो भी बंदा होता है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, उसके अंदर एनर्जी की ज़रूरत होती है। और वो एनर्जी जो भी होती है वो यूटिलाइज जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ एटीपी के फॉर्म में ही इस्तेमाल हो सकती है, उसके अलावा नहीं हो सकती। चाहे ग्लूकोज मौजूद हो, चाहे लिपिड मौजूद हो बॉडी के अंदर, कुछ भी हो, लेकिन जो एनर्जी इस्तेमाल होने के काबिल होती है सेल के अंदर वो जस्ट एटीपी की फॉर्म में ही होती है। और ये जो एटीपी है वो एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कहलाता है। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल मतलब ये, इसको हम ये अनस्टेबल कंपाउंड है, अनस्टेबल कंपाउंड। और ये अनस्टेबल कंपाउंड होके जल्दी टूट जाता है एटीपी एडीपी में और एनर्जी रिलीज करता है। तभी इसको सेल जो है इस्तेमाल करता है अपने डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। अगर एटीपी ना होता, ग्लूकोज होता, तो ग्लूकोज एनर्जी को बनाने में बहुत टाइम लगाता है। तो हमारे सेल्स के अंदर जो एनर्जी होती है स्टोर होती है पहले इस फॉर्म के अंदर, एटीपी के फॉर्म के अंदर। फिर एटीपी जो है टूट के एडीपी में जो है फिर एनर्जी गिव ऑफ करता है। वो कितनी होती है? 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल इन्हीं, या दूसरे यूनिट में 31.8 किलोजोल पर मोल। इतनी एनर्जी इस्तेमाल के लायक होती है सेल के अंदर फॉर डिफरेंट फंक्शंस। तो एटीपी जो है वो एज एनर्जी करेंसी है। ग्लूकोज जो है एक चेक की फॉर्म में, जैसे कि हमारे पास चेक बुक हो, उसका एक सिंगल लीफ हो, उसको हम इस्तेमाल करना चाहे, उसके अंदर 10,000 रुपये लिख के किसी सब्जी वाले के पास जाए कि भाई हम इसे इतने पैसे काट दो वगैरह, इस तरह से ये मुमकिन पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास कैश पैसे होंगे 1000 रुपीज़ की फॉर्म में, 500 रुपीज़ की फॉर्म में, उसको हम इजीली यूटिलाइज कर सकते हैं। सेम इसी तरह ग्लाइकोलाइसिस जैसा प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज जो है टूटता है, एटीपी बनाता है, दूसरे भी प्रोसेस होते हैं। बहरहाल एटीपी जो है वो एनर्जी का इंस्टेंट अवेलेबल, क्विक अवेलेबल जो सोर्स है एनर्जी का, वो एटीपी ही होता है। इसके अलावा जो है सेल के अंदर एनर्जी के तौर पे कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं होती। तो आज हम पढ़ेंगे कि कौन से प्रोसेस होते हैं जिसके ज़रिए हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी बनती है एटीपी की फॉर्म में। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो कितनी एनर्जीज देता है? 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल गिव्स अबाउट 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स, इतनी एनर्जी देते हैं। तो इसको ग्लूकोज को जब तोड़ेंगे तब एनर्जी बनेगी। अब ये जो प्रोसेस है ये कैसे होता है? ये रिस्पायरेशन का हिस्सा है। देखो, रिस्पायरेशन जो होती है, हमने जनरली पढ़ा है, बचपन से आपने पढ़ा होगा कि रिस्पायरेशन ऐसा प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज टूटता है और एनर्जी बनती है। तो वही जो है उसका कोई भी, अब रिस्पायरेशन के दो टाइप्स होते हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन। दोनों के लिए एक फर्स्ट स्टेप जो होता है वो ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस के जरिए जो है खाना टूटता है, फिर वो दो पायरोवेट्स के अंदर टूटता है, फिर आगे जो है, अगर वो एनारोबिक रिस्पायरेशन है तो वो उसके अंदर फर्मेंटेशन होती है। अगर एरोबिक रिस्पायरेशन है तो मज़ीद 2 स्टेप्स और होते हैं, वो मज़ीद ज़्यादा एनर्जी को जो है प्रोड्यूस करते हैं, वो होते हैं क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो आज हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस क्या है। नाउ व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस? ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जो है 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एक जो है ग्लूकोज मॉलिक्यूल वो गिव ऑफ करता है 2 पायरोवेट मॉलिक्यूल्स, 2 पायरोवेट के मॉलिक्यूल्स को देता है। ठीक है, और ये प्रोसेस जो होता है साइटोसोल ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर साइटोसोल में होता है। ये प्रोसेस जो होता है कितने स्टेप में होता है? 10 में। तो 10 स्टेप प्रोसेस है, ये याद करना इजी हो जाएगा। तो के कितने स्टेप्स हैं? 10 स्टेप्स हैं।
फिर आप भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, ये टोटली एंजाइम बेस्ड है, ये एंजाइम बेस्ड प्रोसेस होता है, इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, नो ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, तभी ये जो है कॉमन प्रोसेस है दोनों के बीच में, चाहे एरोबिक हो चाहे एनोरोबिक हो, दोनों के लिए ये काम आता है। ठीक है, तो ये खुद क्या है, एनारोबिक प्रोसेस है, लेकिन दोनों के अंदर होता है क्योंकि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एरोबिक रिस्पायरेशन के अंदर और एनारोबिक रिस्पायरेशन दोनों के अंदर ये प्रोसेस होता है। ठीक बेटा। अच्छा, अब ये जो प्रोसेस होता है ये मोस्ट प्रिमिटिव है, मतलब जो शुरू में ऑर्गेनिज्म थे तो उनके अंदर आपने पढ़ा होगा कि इवोल्यूशन के दौरान फिर पहले एनारोबिक रिस्पायरेशन होती थी, फिर एरोबिक रिस्पायरेशन। तो सबसे मोस्ट प्रिमिटिव जो प्रोसेस रिस्पायरेशन का था वो ग्लाइकोलाइसिस ही था। ठीक है, अब इसके अंदर मजीद कौन से प्रोडक्ट निकलते हैं, हमने पढ़ा दो पायरोवेट्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा दो NADH2 बनते हैं, इसके अलावा 4 ATPs बनती हैं, इसके अलावा 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। तो ये सारा प्रोसेस होता है ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, प्रोडक्ट्स होते हैं। नॉर्मली जब हम लिखते हैं कि रिस्पायरेशन की जो इक्वेशन होती है वो ये लिखी जाती है, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, और ये बनता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ये जस्ट उसका एक छोटा सा कंपोनेंट है। ये इक्वेशन जो लिखी जाती है हमेशा ये समराइज्ड किया हुआ प्रोसेस का होता है। एक्चुअल ये प्रोसेस ऐसा नहीं है, ये जस्ट सिंप्लीफिकेशन की जाती है कि रिस्पायरेशन ऐसे होती है। ठीक है, चले देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस के अंदर कौन से स्टेप्स होते हैं और कैसे होते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है बेटा, इसमें एक ग्लूकोज को मॉलिक्यूल को लेते हैं, फिर उसके साथ क्या होता है सारा देखते हैं। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो होता है वो एक ATP को यूटिलाइज करता है और वो ATP कन्वर्ट हो जाती है ADP में, मतलब इसका एक फॉस्फेट इसके अंदर इंसर्ट होता है। जब इसके अंदर एक फॉस्फेट जाता है तो ये ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अब ये हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। यहाँ पे फास्फोकाइनेज एंजाइम यूज होता है, फास्फोकाइनेज एंजाइम, फास्फोहेक्सोकाइनेज भी कह सकते हैं आप। ठीक है, अच्छा दूसरा अब ये स्टेप होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है, यहाँ पे आइसोमरेज एंजाइम यूज होता है जो आइसोमर में कन्वर्ट कर देता है। अब आइसोमर क्या होते हैं, वो मॉलिक्यूल जिसका जो डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्म्स में पाए जाएं लेकिन उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, जैसे कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये दोनों इसका C6H12O6 मॉलिक्यूलर फार्मूला है, बट इनका स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है। ठीक है बेटा, तो उनको कहते हैं आइसोमर, और उसको जो कन्वर्ट करने वाला एंजाइम होगा उसको कहते हैं आइसोमरेज। अब ये आइसोमरेज क्या करता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट कर लेता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। ठीक है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है एक बार और ATP को यूज करता है और ATP कन्वर्ट हो जाती है ADP में, और ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बाय फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये फ्रक्टोज 1,6 बाय फॉस्फेट बन गया। इसका मतलब ये है कि पहला जो ATP का फॉस्फेट लगा था वो 6 कार्बन पे लगा था, अब ये जो लगा है फर्स्ट कार्बन पे लगा है। अब ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है ये 6 कार्बन वाला कंपाउंड ही है, ये टूट जाता है 2 कंपाउंड्स में बाय द हेल्प ऑफ अल्डोलेज एंजाइम। ठीक है, 2 कंपाउंड्स होते हैं बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं, आइसोमर होते हैं एक दूसरे के, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। एक फास्फोग्लिसर अल्डिहाइड, तो फास्फोग्लिसर अल्डिहाइड, और दूसरा जो है ग्लिसर अल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। ठीक है, 2 कंपाउंड्स में ये कन्वर्ट हो जाता है, टूट जाता है, ये दोनों इंटरचेंजेबल हैं। ठीक है, मतलब इसमें कन्वर्ट हो सकता है, ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है। अब हम किसी भी एक की साइकिल लेंगे, उसका मतलब ये दोनों साइकिल इस तरह से होंगी, 2 साइकिल चलेंगी अब। ठीक है, अब क्या होगा, ग्लिसर अल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में से 2 हाइड्रोजन निकलते हैं जो NAD बनाने में हेल्प करते हैं।
NADH2, वहाँ पे फास्फेट आता है, इनऑर्गेनिक फास्फेट इसके अंदर इन्वायरमेंट से इसके अंदर ऐड होता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लेसर अल्डिहाइड या फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है, फास्फोग्लिसरेट में, 3-फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा 1,3 फास्फेट तो ऑलरेडी इसके अंदर है, तो अब ये दूसरा फास्फेट भी इसके अंदर ऐड हो गया, तो 1,3 बायफास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब 1,3 बायफास्फोग्लिसरेट जो है इसके अंदर से एक एटीपी फास्फेट निकलता है, तो ये एडीपी से कन्वर्ट हो गया एटीपी में, तो ये हो गया 3-फास्फोग्लिसरेट, ये 3-फास्फोग्लिसरेट, 3-फास्फोग्लिसरेट। अब ये 3-फास्फोग्लिसरेट जो है, अब यहाँ पे आइसोमरेज एंजाइम वापस काम करता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है 2-फास्फोग्लिसरेट में। ठीक है, अब 2-फास्फोग्लिसरेट जो है यहाँ पे इस पे इनोलेज एंजाइम काम करता है, तो ये इसमें क्या होगा, 3-फास्फोग्लिसरेट मतलब फास्फेट जो था 3rd कार्बन पे था, अब ये 2 कार्बन पे आ गया, तो ये आइसोमर में कन्वर्ट हो गया। अब ये फास्फोइनोल पायरोवेट बनता है, फास्फोइनोल पायरोवेट कैसे बना, इससे पानी निकला H2O। अब ये फास्फोइनोल पायरोवेट जो है इससे एक एटीपी फिर बनती है, मतलब एक फास्फेट निकलता है, एडीपी कन्वर्ट होगा ATP में, एंड फाइनली दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू पायरोवेट। तो हमारा ये मकसद कंप्लीट हुआ कि पायरोवेट कैसे बना। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो हमने बातें की थी वो बिल्कुल सेम है या नहीं है, कि NADH की फॉर्मेशन हुई है या नहीं हुई है, ATP की फॉर्मेशन हुई है या नहीं हुई है। इसके अंदर 2 फेजेस भी होते हैं, एक इन्वेस्टिंग फेज, दूसरा जो है यील्डिंग फेज है, ये दोनों हुए हैं या नहीं हुए। देखो हमने पढ़ा है कि एक होता है इन्वेस्टिंग फेज, मतलब इसके अंदर कुछ एनर्जी यूज की जाती है, इन्वेस्टिंग फेज, तो 2 ATPs यूज होती हैं। दूसरा होता है यील्डिंग फेज, यील्डिंग फेज मतलब जिसके अंदर कुछ मिले, तो इसके अंदर मिलता क्या है, 4 ATPs भी मिलती हैं, तो उसको यील्डिंग फेज। यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या था, फर्स्ट फेज इन्वेस्टिंग फेज, यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या था, सेकंड फेज जो था वो कौन सा है, ये है एनर्जी यील्डिंग फेज। अब इसके अंदर स्टेप्स काउंट करें तो कैसे हैं, एक कंपाउंड 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 9, ये 10 स्टेप प्रोसेस है। अब इसके अंदर 2 ATP, एक ये ATP यहाँ पे यूज हुई, दूसरी ATP यहाँ पे यूज हुई, 2 ATP यूज हुई, यहाँ पे ATP कितनी बनी, 1 बनी, फिर ये दूसरी यहाँ पे बनी। ठीक है, अब मैं ये भी पूछूंगा, ये भी आपको बताऊंगा कि किस तरह से सवालात हो सकते हैं MCQs वगैरह में। आखिर तक वीडियो देखिएगा, हर चीज़ में बताऊंगा आपके MCQs। यहाँ से इस टॉपिक से जो है 100 से ज़्यादा MCQs बन सकते हैं, अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो आपका ईजी हो जाएगा। अच्छा जो है ये 10 स्टेप हो गया। अब ATP कितनी बनी, एक ये बनी, दूसरी ATP ये बनी, 2 बनी आपके हिसाब से, लेकिन टोटल कितनी बनी है, 4 ATPs बनी है। वो कैसे, क्योंकि मैंने बताया कि आपको कि ये एक साइकिल चलती है, फिर ये भी कन्वर्ट होता है इसमें, ये दूसरी साइकिल भी चलती है, तो 4 ATPs बनती हैं। 4 ATPs बनी, 4 ATPs। ठीक है, और NADH कितनी बनी, एक यहाँ पे बनी है, और दूसरी साइकिल जो चलेगी उसमें भी यहाँ पे बनेगी, तो टोटल 2 NADH2 बनते हैं। 2 वाटर के मॉलिक्यूल बनते हैं। एंजाइम कौन सा यूज होता है, इनोलेज, यहाँ पे वाटर निकला। तो इस तरह से अब ये सवालात हो सकते हैं कि कितने NADs बनते हैं, कितने ATPs बनते हैं। अच्छा ये ग्रास, ये 4 ATPs बने हैं, ग्रास है। ठीक है, ग्रास ATP अगर पूछा जाए तो कितने बोलेंगे आप, 4 ATPs। ठीक है, अगर नेट ATP पूछा जाए, नेट ATP
प्रोड्यूस कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे 2 ATPs। क्यों? क्योंकि वो जो 2 हैं वो वापस उसमें यूज़ हो जाएंगे, पहले यूज़ हुए हैं तो 4 बने, मतलब ये 2 इस्तेमाल ऑलरेडी किए हैं, तो इसका मतलब ये बाकी जो हमें मिली हैं ज़्यादा वो मिली हैं सिर्फ 2 ATPs। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे ग्लाइकोलाइसिस। आई होप आई हैव क्लियर द कॉन्सेप्ट। इंशाल्लाह यू विल फाइंड इट गुड एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स so that they can also get the benefit from it. Thank you. Allah Hafiz.